बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आज का लेक्चर है एग्रीकल्चर, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो हर साल 3 से 4 क्वेश्चन या तो स्कीम से आएगा, या तो जनरल क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी होगा, एनवायरनमेंट होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ये सारा कुछ मिक्स करके होगा, या सिंपल जो टर्म होता है एग्रीकल्चर का, उस सब के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले अप्रोच समझिए कि क्या-क्या आप कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें लेक्चर को पढ़ने के बाद हम कंप्लीट जितना भी पीवाईक्यू आ चुका है, वो सब हम कवर करेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर कवर किया जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी में जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो है क्रॉपिंग पैटर्न। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सब। उसके बाद अगर इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हो गया सॉइल का फैक्टर, कंपोनेंट्स, सॉइल का टाइप जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, ये सब क्या है, इस सब में ये सब कवर हो जाएगा। इसके बाद जो जो सॉइल में इश्यूज है, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे सॉइल में इश्यूज है, क्योंकि हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम अवेलेबल है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, तो इन सब के बारे में इसमें बात होगा। इकोनॉमिक्स में भी जो जितने सारे स्कीम्स है, जो जीएस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर में आएगा, उस सारे स्कीम को इसमें कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर देखिए, बेसिक कंसेप्ट समझिए एग्रीकल्चर का, कि कोई भी चीज अगर एग्रीकल्चर करे तो वो सबसे पहले फार्मिंग के अंतर्गत आएगा, और फार्मिंग के अंदर ही क्रॉपिंग है। फार्मिंग से बाहर नहीं, फार्मिंग के अंदर, यानी कि जैसे फार्मिंग ले लीजिए कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया, फिर मिलेट्स हो गया, ये सारा कुछ क्या आएगा, फार्मिंग के अंतर्गत एग्रीकल्चर में आएगा। अगर हम क्रॉपिंग, केवल एक क्रॉप की बात करें तो केवल हम राइस बोलेंगे या फिर हम व्हीट बोलेंगे। जब फार्मिंग की बात होगा तो कंप्लीट इसमें आ जाएगा। अब देखिए, फार्मिंग मेथड को समझिए। सबसे पहले इसमें है टिलेज, सोइंग, इनपुट्स और हार्वेस्ट, यानी कि बुआई कटाई। इस सब को एक एक करके समझिए कि ये सब क्या क्या है। सबसे पहले सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सप्लाई चेन क्या है ये समझिए। तो हमको तो ये पता है कि जब भी हम कोई भी चीज एग्रीकल्चर करते, खेती करते हैं, तो हम सबसे पहले हमको इनपुट लगाना पड़ता है, यानी कि हमको सबसे पहले खर्चा करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट किसमें किसमें करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमको लैंड चाहिए। उसके बाद जो उगाना है, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, तो उसका सीड्स हमको चाहिए। उसके बाद उसके लिए इरिगेशन चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, और ह्यूमन लेबर। ये देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ह्यूमन लेबर बहुत ही जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। अब अगर हम इतना इन्वेस्ट कर देते हैं इनपुट में, तो हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे कि राइस का उगाया तो राइस हमको मिलेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे जब हम इनपुट लगाया तो यहाँ जो खर्चा होगा हमको 10 रुपया पर केजी होगा। लेकिन जब हम एपीएमसी मंडी तक पहुंच जाएंगे तो इसी चीज का कॉस्ट हो जाएगा 15 रुपीज पर केजी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये अभी समझिए। देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी लेवल पे जाएंगे तो हमको ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि ये खेत है, खेत से आउटपुट कहाँ जाएगा, घर में, उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमको जोड़ना पड़ेगा। फिर अगर हम कहीं स्टोर किए तो उसका भी खर्चा ट्रांसपोर्ट में जोड़ना पड़ेगा, उसका लेबर कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा। फिर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोक्योरमेंट होता है, जैसे यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, ये जितना भी एग्रीकल्चर है, फार्मिंग होता है, उन सबको खरीदता है और अपने गोदाम में रखता है कि इमरजेंसी केस में उसको हम यूज कर सके। ताकि कभी मान लीजिए कि कभी इमरजेंसी हो गया, कोई भी चीज बहुत ही महंगा हो गया, तो ये क्या करेगा, इस स्टोरेज रूम को खोल देगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसको मंडी मार्केट में, जनरल मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल करेगा, ताकि जो प्राइस है वो कंट्रोल हो सके। ये बेसिकली जो वर्क होता है, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, सरकार द्वारा। अब देखिए, सरकार एक प्रोजेक्ट चला रहा है, बेसिकली वो पॉलिसी है। पॉलिसी का नाम क्या है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। देखिए, ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है ये समझिए। देखिए, जितने जो ये जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इन सबको कंट्रोल करने की पॉलिसी बनाया जा रहा है, ताकि ये जो खर्चा है इसको कंट्रोल किया जाए सरकार द्वारा, और कम से कम खर्चा में ये एपीएमसी मंडी तक पहुंचाया जाए। अब देखिए,
उसके बाद आउटपुट में हार्वेस्ट यानी कि कटाई बुआई के बाद हमको कुछ आउटपुट मिला। उसके बाद ट्रांसपोर्ट खर्चा, कहीं स्टोरेज हुआ, प्रोक्यूरमेंट हुआ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, फिर फाइनली कि ये क्या होगा, मार्केट में जाके सेलिंग होगा एपीएमसी मंडी में, जो आम लोग यानी कि जो जनरल लोग हैं वो वहां जाके खरीद सके मार्केट में। उसको बोला जाता है एपीएमसी मंडी। अब देखिए फार्मिंग का टाइप्स देखिए क्या है। एक है इंटेंसिव फार्मिंग, एक है एक्सटेंसिव फार्मिंग, एक है मिक्स्ड फार्मिंग और एक है ड्राईलैंड फार्मिंग। इन सबको एक एक करके समझिए। सबसे पहले अगर इंटेंसिव फार्मिंग की बात कीजिएगा तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, जैसे कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया। तो यहाँ पे क्या पॉपुलेशन ज्यादा है और लैंड कम है, लैंड क्या है, कम है। तो हमको इनपुट जो है वो ज्यादा डालना पड़ेगा, कम लैंड में ज्यादा से ज्यादा हमको इनपुट डालना पड़ेगा, ताकि जो आउटपुट है वो भी अच्छा है, आउटपुट भी अच्छा है। उसके बाद है एक्सटेंसिव फार्मिंग, यानी कि एक्सटेंसिव फार्मिंग में ऐसा जगह किया जाता है जहाँ पे लेस पॉपुलेशन हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास लैंड बहुत है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन ही बहुत कम है, तो वहाँ पे ज्यादा इनपुट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लैंड बहुत ज्यादा है। जैसे कि रेंचिंग हो गया या शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, इस तरह का फार्मिंग को बोला जाता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। अब इंडिया में कौन सा फार्मिंग होता है ये तो कहीं बात ही नहीं हुआ। तो इंडिया में ये दोनों को फॉलो किया जाता है, ये मिक्स्ड है, ये है बेसिकली इंडिया, दोनों को फॉलो किया जाता है। बेसिकली इंडिया में मिक्स्ड फार्मिंग का चलिए बोला, क्योंकि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, एग्रीकल्चर के बाद पोल्ट्री भी होता है, डेयरी भी होता है, बी कीपिंग भी होता है। जैसे मान लीजिए कि देख ये हमारे पास लैंड है, इतना लैंड में क्या हुआ, एग्रीकल्चर कर लिया, इतना में जानवर को यानी कि गाय भैंस बकरी इस सबको पाल लिया, फिर यहाँ पे मुर्गा मछली जो है उस सबको पाल लिया। तो हमारे पास मिक्स फार्मिंग इस तरह का होता है ज्यादातर। इसका जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा है। अब देखिए ड्राईलैंड फार्मिंग कब होगा, ड्राईलैंड फार्मिंग ऐसा जगह पे होगा जहाँ पे सूखा पड़ता हो, जैसे कि हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न वाला रीजन है ये वाला, इस एरिया में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, तो इस एरिया में ड्राईलैंड फार्मिंग किया जाता है, यानी कि लेस रेनफॉल एरिया। वहाँ पे होता है मिलेट्स होता है, जैसे कि चाय पत्ती का खेती होता है, तो वो ऐसा ही मिलेट्स दाल वगैरह ऐसा इसमें किया जाता है। अब देखिए फार्मिंग मेथड को समझिए, फार्मिंग मेथड क्या है। सबसे पहले टिलेज क्या है, टिलेज यानी कि खुदाई, जिसको आम भाषा में जुताई बोलते हैं, कि खेत को जोतना उसी को बोलते हैं टिलेज। आप खुदाई लिख लीजिए, खुदाई। अब देखिए इसको क्या कहता है, डिस्टर्बिंग ऑफ सॉइल, यानी कि ये हमारा सॉइल है, इसको क्या किया जाता है, इसको जमीन से उखाड़ा जाता है, ताकि इसमें जो बीज है वो रख सके और ये बीज क्या हो, ग्रो हो। तो बेसिकली सॉइल जो है इसको डिस्टर्ब किया जाता है, तो डिस्टर्बिंग ऑफ सॉइल यानी कि टिलेज। अब देखिए इसका दो कंसेप्ट आता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव में देखिए वीड्स का रिमूवल है, यानी कि कोई घास फूस हो गया, कोई हरा पौधा हो गया, तो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, लेकिन न्यूट्रिएंट तो हमारे सॉइल में बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, जितना हमको खेती के लिए जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, उस सब के लिए जरूरत है। तो उसको रिमूवल करने के लिए, पेस्ट रिमूवल यानी कि कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए, इन सब के लिए ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेकिन जब हम इसका उसके बाद जब देखते हैं कि इसका निगेटिव आउटकम, तो ये ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा रिलीज करता है। ग्रीन हाउस गैस क्यों रिलीज करता है, जब डीप टिलेज कर दिया जाता है इसी को, यानी कि अंदर तक, तो जितने भी ये इसमें जो डेड एनिमल है, डेड पदार्थ है, इन सबको उखाड़ दिया जाता है, और आउटकम क्या आता है इससे, इससे निकल के आता है, कम्स आउट CO2, CO2 का इमिशन होने लगता है। अब देखिए इसका ड्रॉबैक देखिए, एक तो हो गया कि ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है, ये ड्रॉबैक हो गया। इसका जो इसको जो टिलेज जो है, इसको करने से सॉइल का फर्टिलिटी भी कम होता है, सॉइल का फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ह्यूमस भी बहुत कम कर देता है ये टिलेज से। अब देखिए एडवांटेज तो समझ गए, वेट्स का रिमूवल हो गया, पेस्ट्स का रिमूवल हो गया, तो ये एडवांटेज हो गया, ये डिसएडवांटेज हो गया। अब देखिए इफ डीप टिलेज, अभी हम बात की कि अगर हम टिलेज जो है इसको अगर हम डीप तक कर दिए तो इससे क्या होगा, CO2 का इमिशन होगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैस आने लगा, कम्स आउट CO2 एंड ग्रीन हाउस गैस। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि डीप टिलेज ना किया जाए तो किया क्या जाए जिससे हमारा आउटकम भी अच्छा हो और हमारे इन्वायरमेंट को भी डैमेज ना हो। तो इसका इसके लिए जीरो टिलेज, जीरो टिलेज को बोला जाता है कंजर्वेशन टिलेज, ये याद रखिएगा, ये है सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल यूजेज। अब देखिए कंजर्वेशन टिलेज क्या है, बेसिकली ये जो सॉइल है इसको कुछ भी टिलेज नहीं किया, जुताई यानी कि खुदाई नहीं किया गया,
ऐसे ही छोड़ दिया गया और इसी में क्या किया गया, बीज डाल दिया गया और ऊपर से मल्चिंग वाला केस आता है। आगे देखेंगे कि ये मल्चिंग आता है, यानी कि यहाँ पे जो पत्ता होता है, घास फूस, सड़ा हुआ चीज सब इसके ऊपर डाल दिया जाता है और इसमें पानी डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये बीज जो है कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है बिना टिलेज के। ये मल्चिंग होता है, बेसिकली मल्चिंग द्वारा किया जाता है। अब देखिए, ये जब मल्चिंग द्वारा किया जाता है तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा, क्योंकि ये जो जब पत्ता, कोई भी चीज पत्ता जो है वो सड़ जाएगा, कोई भी अगर पुआल पुआल बोल दीजिए, वो सड़ जाएगा तो ये उसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होगा, फर्ट उस तब अगर ह्यूमस बहुत ज्यादा होगा तो वो फर्टाइल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब उसका डिसएडवांटेज देखिए, ये है डिसएडवांटेज, इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट हो जाएगा, सीड्स को जो है उसको पहले बहुत ज़्यादा क्वालिटी हाइब्रिड सीड में बनाना होगा, उसके बाद ही यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सीड जो है उसको यूज नहीं कर सकते, तो इसका कॉस्ट बेसिकली हाई हो जाएगा इस टाइम। लेकिन ये है सस्टेनेबल यूज, ये आप याद रखिएगा कि कंजर्वेशन टिलेज क्या है, जीरो टिलेज सस्टेनेबल यूज, यानी कि इसमें कोई भी हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं हो रहा और हमारे सॉइल को ह्यूमस और फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए मल्चिंग, हम वही क्या बात की, मल्चिंग कवरिंग द टॉप लेवल ऑफ सॉइल विद द ह्यूमस विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल स्ट्रेटा। अब इसको समझिए, यानी कि ये हमारा सॉइल है, अब इसमें हमको क्या करना है, खेती करना है, इसमें हम बीज डाल दिए, बीज इसमें डाल दिए। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक लेयर बनाएंगे, लेयर बना के क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे, इसमें हम डाल देंगे लीव्स, डाल देंगे सड़ा हुआ लीव्स, जो जहां से हम ला सके, पत्ता हो गया, फिर पुआल होता है, पुआल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा क्या, और जो भी सना गला चीज हो गया, पेड़ पौधा टूट गया तो उसको सड़ने करने के बाद उसमें क्या किया, डाल दिया, उसके ऊपर पानी डाल दिया गया। उसको पानी डालने के बाद क्या होगा, ये कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, ये ग्रो होना, फिर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये ग्रो होना स्टार्ट होगा तो बेसिकली इसमें ह्यूमस अवेलेबल होगा, ह्यूमस बहुत ज्यादा अच्छा होने लगेगा, और जब ह्यूमस ज्यादा होगा तो बेसिक सी बात है कि फर्टिलिटी होना होना ही है। अब देखिए, सोइंग, इनपुट्स, हार्वेस्ट, इन सबको एक एक करके समझिए। जब भी हम कुछ भी एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि फार्मिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम बुआई करते हैं, यानी कि सोइंग करते हैं। तो बुआई, इसको हिंदी में बोलते हैं बुआई, याद रखिए। उसके बाद बुआई करने के बाद हम इसमें इनपुट डालते हैं, इनपुट क्या हो गया, बेसिकली सोइंग क्या हो गया, सीड्स हो गया, सीड्स हो गया। अब इनपुट में हो गया कि वाटर, यानी कि इरिगेशन, इरिगेशन के बाद वो क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड का यूज होना करना पड़ेगा, फर्टाइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हमको खाद, जो बोलते हैं खाद का यूज करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर हमको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है हमारे इंडिया में, फर्टिलाइजर, ये हमारे बेसिकली इनपुट हो गया। और इनपुट में एक लिख लीजिए कि ह्यूमन लेबर, ह्यूमन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्ट, जब कटाई करते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है, यही है। तो देखिए, अब हार्वेस्ट में एक अभी नया नया सिस्टम आया है, वो मैकेनाइज हो गया, यानी कि मशीन से हार्वेस्ट किया जाता है। पहले हालांकि बहुत सारे रीजन में अभी भी इंडिया में मैनुअल ही हो रहा है, विदाउट एनी मशीन, फार्मर द्वारा खुद से किया जाता है। लेकिन हमारे हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ इंडिया में जितने भी रीजन है उसमें क्या किया जाता है, मैकेनाइज वाला सिस्टम आ चुका है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है, बहुत बड़ा इशू है कि हमारे इंडिया में फ्रेगमेंटेड लैंड मिलता है, फ्रेगमेंटेड लैंड यानी कि पीसेज है, छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ, तो छोटा छोटा टुकड़ा में है तो मशीन को ज्यादा कॉस्ट झेलना पड़ता है। अगर लार्ज एरिया मिल जाए तो उसी को जोतने के लिए, उसी को खुदाई करने के लिए, टिलेज करने के लिए कम खर्चा में हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा छोटा बटा है तो उसमें मशीन का खर्च ज्यादा हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हमारे पास बहुत ज्यादा इशू है फ्रेगमेंटेड लैंड का। अब देखिए, हमारा जो इनपुट है ये है, सबसे पहला है लैंड, लैंड को समझिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड, जो है हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है, इसको कंकरेंट लिस्ट में नहीं घुसा दीजिएगा, स्टेट का सब्जेक्ट है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि जब अमेंडमेंट हुआ था तो लैंड, बेसिकली फॉरेस्ट का पार्ट क्या किया था, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। लेकिन लैंड जो बेसिकली लैंड, केवल लैंड की जो बात होगा तो ये स्टेट सब्जेक्ट है। अब इशू क्या था लैंड में, कि फ्रेगमेंटेड लैंड है हमारे पास इंडिया में, छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ है, जिससे हमारा जो मशीन का कॉस्ट है वो हाई हो जाता है। अगर फ्रेगमेंटेड लैंड नहीं हो, बहुत बड़ा एरिया अगर कवर करे, एरिया ज्यादा हो, तो उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम होगा। सेकेंड नंबर पे है सीड्स, सीड्स जो है, अगर हमको
यील्ड ज़्यादा लाना है, यानी कि रिटर्न जो है, आउटपुट अगर ज़्यादा लाना है, तो ये मेथड दिया गया है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जीएम क्रॉप्स, हाइब्रिड सीड्स, इन सीड्स सबका यूज़ करके हम क्या करते हैं, यील्ड जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि आउटपुट जो है वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब एक-एक करके समझिए क्या-क्या है ये। सबसे पहले जीएम क्रॉप्स को समझिए, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। बेसिकली ये जो है इसके जीन में मॉडिफिकेशन किया जाता है सबसे पहले, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो मॉडिफिकेशन इन जीन्स, इसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन, क्योंकि इसके जीन में बेसिकली जो इसका जो ओरिजिनल ऑर्गन्स है, इसका जो ओरिजिनल ऑर्गन्स है, उसको डाइवर्ट करके जीन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो इससे बनाया जाता है जीएम क्रॉप। अब इस ये जो हमारे पॉलिटी का पार्ट है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद ही रखना चाहिए आपको। ये नहीं भूलिएगा, जीएम क्रॉप जो है वो किसके अंतर आएगा, जेनेटिक इंजीनियर। अब एक कमिटी है, देखिए जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी, ये समझिए क्या है। जब भी हमको कोई भी अप्रूवल लेना होगा, कोई भी प्रोसेस करना है, अगर मॉडिफिकेशन करना है कोई भी क्रॉप में, तो ये हमारे पास एक बॉडी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी। इस कमिटी के पास पहले जाना होगा और उससे अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद भी फाइनल अप्रूवल आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से लेना होगा। लेकिन ये कब अप्रूवल यहाँ पे कब जाइएगा, जब जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी जो है, ये अपना अप्रूवल दे दे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करेगा, उसके बाद ये आपको अप्रूवल दे सकता है। उसके बाद आप फिर जाइए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास। अगर ये अप्रूवल दे देता तो आप कोई भी जीन, कोई भी क्रॉप्स के जीन को आप एडिट कर सकते हैं। अब इसका जीन एडिट करने का इशू क्या है, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट है कि ये म्यूटेट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो राइस है, उसको अभी क्या किया जाता है, कहीं कहीं बेसिकली ये जीन का पार्ट नहीं है, जीएम क्रॉप का पार्ट नहीं है, वो हाइब्रिड सीड का पार्ट है। जब आगे देखेंगे ये कौन चीज है, तो सबसे पहले अभी देखिए, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, इस राइट में क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए इसमें आयरन ऐड किया जाएगा, इसके जीन में ही आयरन ऐड किया जा सकता है, जैसे कि इस जीएम क्रॉप्स में ऐड किया जाएगा। तो ये म्यूटेट हो जाता है, बेसिकली इसका इन्वायरमेंट में हार्म इम्पैक्ट भी आ सकता है, जैसे कि पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो है इसका रेसिस्टेंट हो सकता है, उल्टा इम्पैक्ट हो सकता है। बायोसेफ्टी कंसर्न इसमें आ सकता है, कि यानी कि कोई जो जानवर है उसको अगर खा लिया तो उसका डाई भी हो सकता है। तो ये बहुत सारा कंसर्न इसमें इशू आ सकता है। उसके बाद अदर रिलेटेड टर्म्स देखिए, बायोसेफ्टी कंसर्न में हम देखिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल हम इन्वायरमेंट लेक्चर में पढ़े थे। बेसिकली यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका पार्ट है। जब COP5 हुआ था तभी कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में बात हुआ था। इसमें बात क्या हुआ था, बेसिकली एलएमओ, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या किया जाता है, इसके जीन में परिवर्तित किया जाता है। तो जीन में परिवर्तन किया जाएगा, तो सबसे पहले अप्रूवल आपको लेना होगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बात मेंशन है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, यूएनसीबीडी जब COP5 हुआ था तब, कि आप अगर कोई भी लिविंग में, नॉन लिविंग की नहीं बात हो रहा, लिविंग की बात हो रहा, लिविंग मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म में आप कोई भी जीन में आपको एडिट करना है, तो आपको ये जितना रूल है ये फॉलो करना होगा। अब इंडिया में क्या है, देखिए अगर कोई भी जीन आपको एडिट करते हैं तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी मिलेगा, जैसे कि दवा से मिलता है वैसे इसमें भी मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, देखिए इन्वायरमेंट में हम पढ़े थे COP10, इसका देखिए COP10 हम पढ़े थे। COP10 में क्या था, नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल में बेसिकली बात हुआ था इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। तो मान लीजिए कि अगर आईपीआई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगा देते हैं, तो इस जीन में कोई भी कुछ बदलाव नहीं कर सकता। तो यानी कि आप नागोया प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इसको आप बाइंड कर रहे हैं दूसरी जगह, इसका जानकारी आप नहीं फैलाना चाह रहे हैं, जब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप दे दे रहे हैं। तो ये नागोया प्रोटोकॉल का खिलाफ है, COP10 के अंतर्गत आता है ये। इसमें बात क्या होता है, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। अब देखिए जीएम क्रॉप को समझिए, जीएम क्रॉप को कमर्शियल अप्रूवल मिला है या नहीं, ये समझिए। तो बीटी कॉटन जो है इसको मिल चुका है, जीएम मस्टर्ड है इसको नहीं मिला है, ये आप याद रखिए। केवल हमारे इंडिया में बीटी कॉटन को मिला है। बीटी कॉटन में बेसिकली एक पेस्ट है, कीड़ा था, बॉलवार्म करके उसको बेसिकुलस थूरिंजेनेसिस, ये बैक्टीरिया क्या किया था, उसमें इंसर्ट किया था, और ये केवल इंडिया में है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इसका कमर्शियल यूज कर सकते, केवल इंडिया में इसका कमर्शियल यूज कर सकते हैं।
तो बीटी कॉटन आप केवल एक याद रखिएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है जिसका कमर्शियल आप यूज कर सकते हैं। अब एक है हाइब्रिड सीड, इसको समझिए। हाइब्रिड सीड बेसिकली क्या होता है, ऐसा सीड्स होता है जो, अब देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हाइब्रिड सीड जो है ये जीन, इसके भी जीन में मॉडिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि जीएम क्रॉप्स में किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइब्रिड सीड में इंट्रा स्पीशीज यानी कि 2-3 स्पीशीज का वर्क देखेगा और उसको मिक्स करेगा, 2-3 स्पीशीज का वर्क मिक्स करेगा, उसका फिनोमिना मिक्स करेगा, उसके पैटर्न में क्या करेगा, कुछ ना कुछ बदलाव करके उसको यूज किया जाएगा, हाइब्रिड सीड बनाया जाएगा। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ये कंसेप्ट हो गया क्रॉस पॉलिनेशन का, इंट्रा स्पीशीज का। ये जीएम जी इसके जीन में एडिट नहीं किया जा सकता हाइब्रिड सीड में, ये आप याद रखिएगा, जीन इसके जीन में बदलाव नहीं किया जाएगा। अब दो टर्म है, फूड फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन, इसको समझिए। हमारे इंडिया में माल न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए ये कंसेप्ट चलाया गया, फूड फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन, इसको समझिए। फूड फोर्टिफिकेशन में क्या किया जाएगा, एडिशनल ऐड किया जाएगा न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि राइस हो गया, तो राइस में क्या होगा, आयरन ऐड किया जाएगा ताकि हमारे बच्चे को आयरन की कमी ना हो, क्योंकि इंडिया में आयरन की बच्चों सब में आयरन की बहुत कमी पाया जाता है, जिससे डेड हो जाता है। तो इसमें आयरन, लेकिन ये कैसे किया जाएगा, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। अब सॉरी बायो फोर्टिफिकेशन में ये जब ऐड किया जाएगा, जैसे कि राइस में अगर आयरन ऐड किया है, आयरन ऐड करना जाएगा, तो ये इंटरनली इसके सीड्स में ही बदलाव कर देगा, इसको इंटरनली, यानी कि टेक्नोलॉजी द्वारा इसके इंटरनल में ही बदलाव, इसके सीड्स में ही बदलाव कर दिया जाएगा। लेकिन ये जब होगा फूड फोर्टिफिकेशन, तो बाहर से ऐड किया जाएगा, इसमें बेसिकली कोटिंग किया जाएगा आयरन को, और तब इसमें बदलाव किया जाएगा। लेकिन फोर्टिफिकेशन में इसमें सीड्स में ही बदलाव किया जाएगा। तो एक चीज लिख लीजिए कि ये जो है, ये है पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, जबकि ये क्या है, प्री प्रोडक्शन प्रोसेस। दोनों में क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है, ताकि हमारा जो डाइट है वो बैलेंस हो सके, बैलेंस डाइट हो सके हमारे इंडिया में। और सेकेंड जो इसका जो एडवांटेज है कि हिडन हंगर को बचाया जाए। हिडन हंगर यानी कि उसको कम, पेट पूरा नहीं भरता है, तो इतना इसमें ऐड कर दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स कि हिडन हंगर का प्रॉब्लम ना हो, हिडन हंगर का हिडन हंगर का प्रॉब्लम इसमें ना हो।